Welcome class 9th in the last video of chapter 3 electoral politics, and today's topic is popular participations. तो देखिए हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में इलेक्शन पार्टिसिपेशंस की, यानी कि इलेक्शंस में जो है जो लोग हैं इंडियन सिटीजन जो हैं उनकी भागीदारिता कितनी है इसके बारे में। तो अच्छा, आप लोग को ये भी पता होगा कि मोस्टली हमारे यहाँ इलेक्शंस जब होते हैं तो उसमें लोग बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, और जो है चाहे वो इलेक्शन चुनाव प्रचार से लेकर के चुनाव जब तक हो नहीं जाते हैं तब तक वो लोग पूरी तरीके से इलेक्शंस में लगे रहते हैं, जब इलेक्शंस को जी की हेल्ड करवाने में और पूरे एक तरीके से उस पूरे प्रोसेस को। तो उसी के बारे में ये चैप्टर टॉपिक आपका दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। अनदर वे टू चेक द क्वालिटी ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इज़ टू सी वेदर पीपल पार्टिसिपेट इन इट विद एंथुसियाज्म। तो कह सकते हो कि एक तरीके से ये एक बहुत ही अच्छा प्रोसेस है ये चेक करने का कि इलेक्शंस जो हैं उनकी क्वालिटी क्या है, और जो है उसमें जो पीपल्स की पार्टिसिपेंट्स जो भागीदारिता है वो कितने वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं या फिर नहीं ले रहे हैं। तो इफ़ द इलेक्शन प्रोसेस इज़ नॉट फ्री और फेयर पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द एक्सरसाइज। तो अगर ऐसा तभी होता है कि जो पीपल जो है वहाँ पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें जब वो इलेक्शंस फ्री एंड फेयर वे में होता है, जैसा कि हमारे इंडिया में इसी तरीके के इलेक्शंस करवाए जाते हैं। नाउ रीड दिस चार्ट्स एंड ड्रॉ सम कंक्लूजन अबाउट पार्टिसिपेशंस इन इंडिया। चलिए देखते हैं, यहाँ पर कुछ चार्ट बनाया गया है और देखते हैं उसके अकॉर्डिंग कि इंडिया में जो पार्टिसिपेशंस है वो कितना ज़्यादा है या फिर कितना कम है, या अभी भी वैसे के वैसे ही पड़ा हुआ जब से हम लोग का स्टार्ट हुआ था। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, पीपल्स पार्टिसिपेशंस इन इलेक्शन इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय वोटर टर्नआउट फिगर्स। तो सबसे पहले हम पीपल्स की पार्टिसिपेशन जो है वो इलेक्शन में मोस्टली हम वोटर के टर्नआउट फिगर से जो कि पता करते हैं कि जितना टर्न आउट होता है उतना ही हमें ये समझ में आता है कि इलेक्शन जो में वो पार्टिसिपेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस देखिए, टर्नआउट इंडिकेट द परसेंट ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट। तो ये जो वोट पार्टिसिपेशन टर्नआउट जो होता है वो हमको ये इंडिकेट करता है कि जो कितने एक्चुअली में कितने वोटर्स जो हैं उन लोगों ने अपने वोट कास्ट किए हैं। ओवर द लास्ट 50 ईयर्स द टर्नआउट इन यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका हैज़ डिक्लाइंड। अगर हम लगभग अगर 50 सालों की बात करें तो इन 50 सालों में यूरोप में और नॉर्थ अमेरिका जो है वहाँ पर जो वोटर टर्नआउट है वो पार्टिसिपेशन टर्नआउट जो है वो हमेशा घटता ही चला गया है। और अगर हम बात करें इन इंडिया द टर्नआउट हैज़ अदर रिमेन्ड स्टेबल और एक्चुअली गॉन अप। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में या तो ये टर्नआउट बिल्कुल जितना था उतना ही है, या तो इसमें बढ़ोतरी ही हुई है, इसमें किसी भी प्रकार का ये घटा नहीं है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, एक फिगर दिया हुआ जिसमें आप यूके और इंडिया को कंपेयर किया गया, ये वोटर पार्टिसिपेशन टर्नआउट है। इसमें आप देख सकते हो कि ब्लू लाइन जो है वो इंडिया की है, और ये हमेशा जो पार्टिसिपेशंस का इलेक्शन में पार्टिसिपेशन जो है इंडिया का वो बढ़ता चला गया है। देख सकते हो आप, ये हमेशा बढ़ा है, घटा नहीं है, या तो वो उतने पर ही स्थित है। ठीक है, लेकिन अगर हम यूके की बात करें तो यूके देख सकते हो आप, पहले 78, 72, 59 ये मतलब घटता चला गया है अगर यूके में लोग पार्टिसिपेशंस की बात करें तो। चलिए सेकंड टॉपिक देखते हैं। सेकंड टॉपिक, in India the poor, illiterate and underprivileged people who vote in larger proportion as compared to the rich and privileged sections। अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो पुअर जनता है, गरीब जनता है, इलिटरेट जो जनता है, अशिक्षित जनता है, और जो अंडर प्रिविलेज हैं यानी कि अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो लोग जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों की भागीदारिता होती है, वो बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट करते हैं, उन बहुत बड़ा भाग जो है वो इलेक्शन में मतलब कि पार्टिसिपेट करता है। जबकि अगर हम बात करें रिच लोगों की, रिच जो है प्रिविलेज सेक्शन है उनकी अकॉर्डिंग, दिस इज़ इन कॉन्ट्रैक्ट टू वेस्टर्न डेमोक्रेसीज। तो इसी तरीके का हम जो है कि कॉन्ट्रैक्ट यही सिस्टम हम वेस्टर्न डेमोक्रेटिक में देख सकते हैं कि अगर हम बात करें फॉर एग्जांपल इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पुअर पॉपुलेशन अफ्रीकन अमेरिकन्स एंड हिस्पैनिक वोट मच लेस दैन द रिच एंड द वाइट पीपल। जबकि अगर हम बात करें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की तो वहाँ के जो पुअर पीपल हैं, वहाँ के जो ऐसी जो अंडर प्रिविलेज जो लोग हैं वहाँ पे वो लोग जो हैं कम पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि वहाँ पर रिच और वाइट पीपल जो हैं वो ज़्यादा वहाँ पर वोट करते हैं। और हमारे इंडिया में जस्ट इसका अपोजिट होता है, रिच मैन जो होते हैं या फिर जो है प्रिविलेज्ड जो पीपल सेक्शन होता है वो ज़्यादा वोट नहीं करने जाता है। तो पॉइंट नंबर 3 देखते हैं, कॉमन पीपल इन इंडिया
अटैच अ लॉट ऑफ इम्पोर्टेंस टू इलेक्शन। अब देखिए जो कॉमन जनता है इंडिया की, यानी कि कॉमन सिटीजन्स जो हैं इंडिया के, वो इलेक्शन के इम्पोर्टेंस को समझते हैं कि उसकी वो सोचते हैं कि इलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए। दे फील दैट थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टीज टू अडॉप्ट पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स फेवरेबल टू देम। तो वो जो है ऐसा उनको लगता है कि इस इलेक्शन के द्वारा जो है वो प्रेशर डाल सकते हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज़ पर, और जो उनके लिए जो पॉलिसीज़, जो अच्छी पॉलिसीज़ हैं वो उनको अडॉप्ट करेंगे, और जो है जो जो भी चीज़ें उनके लिए, जो कॉमन पीपल के लिए सही हैं, वो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं उनके लिए करेंगी। दे ऑल्सो फील दैट देयर वोट मैटर्स इन द वे थिंग्स आर रन इन द कंट्री। और वो ऐसा ये भी सोचते हैं कि जो उनका वोट है वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है उनकी पूरी कंट्री में, क्योंकि अगर वो वोट देते हैं तो इसका मतलब है कि उन्होंने जिसको चुना है वो उनके लिए वो सारे पॉलिसीज़ को अपनाएगा जो उनके लिए बेटर होगा। फोर्थ पॉइंट देखते हैं, द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैज़ बिन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर्स। तो अगर हम कह सकते हो कि इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स, जो वोटर्स का इंटरेस्ट है इलेक्शन में, जो कि वो धीरे धीरे जो है इंडिया में इंक्रीज़ ही हुआ है, घटा नहीं है। ड्यूरिंग द 2004 इलेक्शंस मोर देन 1/3 वोटर्स टुक पार्ट इन अ कैंपेन रिलेटेड एक्टिविटीज़। तो अगर हम 2004 इलेक्शन की बात करें तो उसमें जो है अगर हम 1/3 वोटर्स की बात करें तो उन जो कि वोटर्स ने इलेक्शन से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ थी, चाहे वो चुनावी रैली हो या किसी भी प्रकार की चीज़ें हों, तो उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट किया, यानी कि 1/3 हिस्सा जो है पीपल्स का उन लोगों ने इलेक्शन एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट किया था। More than half of the people identified themselves as being close to one or the other political parties। और लगभग हाफ जो कि अगर पीपल्स की बात करें तो उन लोगों ने ऐसा कहा था कि वो लोग किसी न किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, वो उससे जो है कि रिलेटेड हैं। 1 out of every 7 वोटर्स इज़ अ मेंबर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। और अगर 7 में से 1 वोटर की बात करें, 7 में से हर एक वोटर जो है वो किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी का मेंबर रह चुका है। तो इंडिया में कह सकते हो कि जो पॉलिटिकल ये जो भागीदारिता है, पार्टिसिपेशंस है इलेक्शंस में, वो बहुत ज़्यादा हैं। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। अब देखिए ये जो इलेक्शन का जो आउटकम होता है वो कितना ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है और कितना लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो अपोजिशन पार्टी हो या फिर विनिंग पार्टी हो। तो देखिए विनिंग पार्टी जो है वो तो जो कि इलेक्शन के आउटकम को एक्सेप्ट करेगी ही, साथ में जो है हमारे इंडिया में जो पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, अपोजिशन पार्टी जो होती है, वो भी इसको एक्सेप्ट कर लेती है। तो देखिए वन फाइनल टेस्ट ऑफ द फ्री एंड फेयरनेस ऑफ इलेक्शन हैज़ इन द आउटकम इट्सेल्फ। तो सबसे पहला जो कि ये देखा जाता है कि इलेक्शन का जो आउटकम है, यानी कि उसका जो रिज़ल्ट आया है, वो ये बताता है हमें कि इंडिया के जो इलेक्शंस हैं वो फ्री एंड फेयर हैं या नहीं। तो ये इसका आउटकम हमको बताता है, कैसे कि इफ़ इलेक्शंस आर नॉट फ्री और फेयर द आउटकम ऑलवेज फेवर्स द पावरफुल। अगर हम कह सकते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस नहीं होंगे तो ये जो इलेक्शन का आउटकम होगा वो हमेशा किसको फेवर करेगा, जो पावरफुल जो कि पार्टी होगी उसको। इन सच अ सिचुएशन द रूलिंग पार्टी डू नॉट लूज इलेक्शंस। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि कभी भी जो इलेक्शन पार्टी होती है, जो रूलिंग पार्टी होती है, वो इलेक्शन को कभी भी वो लूज़ नहीं कर सकती, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है वो कभी इलेक्शन नहीं हारती है। लेकिन हम अपने इंडिया में देखते हैं कि मोस्टली ऐसा होता है कि कभी कोई गवर्नमेंट बनती है, फिर कभी कोई गवर्नमेंट बनती है, तो ऐसा होता रहता है इंडिया में, ठीक है। यूजली the losing party does not accept the outcome of a rigid election. The outcome of India's election speaks for itself। तो देखिए ऐसा होता है कि जो लूजिंग पार्टी होती है, कभी भी उस आउटकम को ऐसा अगर फ्री एंड फेयर वे में इलेक्शन नहीं होगा तो वो जो उसका आउटकम आएगा वो कभी भी रूलिंग अपोजिशन पार्टी जो होती, लूजिंग पार्टी जो होगी, वो कभी भी उसको वो स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन अब चलिए देखते हैं कि ये जो आउटकम्स जो हैं इंडिया में वो क्या हमको बताते हैं। तो पॉइंट फर्स्ट है, द रूलिंग पार्टीज routinely lose election in India both at the national and state level. In fact, in every 2 out of the 3 elections held in the last 25 years, the ruling party lost। तो देखिए क्या होता है कि जो रूलिंग पार्टी होती है इंडिया में वो भी इलेक्शंस हारती है, चाहे वो नेशनल लेवल पर हो या फिर इन स्टेट लेवल पर हो। और अगर हम बात करें तो देखिए लगभग एवरी 2 out of 3 इलेक्शंस, अगर जो कि
तीन इलेक्शंस की लगातार 3 इलेक्शंस की हम बात करें तो उसमें से 2 इलेक्शंस वो अक्सर हार जाती है। और जो है ये लास्ट 25 ईयर्स में जो है कि ऐसा होता है और रूलिंग पार्टी जो है वो अपना पोजीशन खो देती है। अब देखिए हमारे इंडिया में कभी ऐसा नहीं होता है कि वो कंटिन्यूअसली किसी एक ही पार्टी की गवर्नमेंट जो है कि वो 3-4 इलेक्शंस तक लगातार बनी रहे। इस साल हमारे यहाँ जो कि कोई जैसे मान लीजिए कि बीजेपी की गवर्नमेंट है तो मे भी हो सकता है कि बीजेपी की वर्क ना पसंद आए तो अगली बार कांग्रेस हो जाए या फिर कोई और पार्टी हो जाए। और अगर मान लो कि जैसे कि इसके पहले कांग्रेस पार्टी लगातार वो कंटिन्यूसली 2 जो कि इलेक्शंस जीती थी और इस बार हमारी बीजेपी पार्टी जो है वो इलेक्शंस जीत गई है। तो ऐसा इंडिया में होता रहता है। इन द US and incumbent or sitting elected representative rarely loses an election. इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ द सिटिंग MPs और MLAs लूज इलेक्शन। तो USA की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो एक इनकम्बेंट होता है यानी कि एक सिटिंग जो कि एक ऐसा रिप्रेजेंटेटिव होता है जो कि उसका मेंबर होता है, मेन मेंबर जो होता है वो कभी भी इलेक्शन को हारता नहीं है। जबकि अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में जो MPs और MLAs होते हैं वो अक्सर जो है इलेक्शंस जो अपनी सीट जो होती है वो हमेशा लूज़ करते हैं, यानी कि वो हमेशा हारते रहते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं कि 5 सालों तक अगर उन्होंने वहाँ पर रूल किया है तो फिर अगली बार भी वही गवर्नमेंट में आएंगे, ऐसा नहीं होता है। गवर्नमेंट में जो कि अगर उन्होंने अच्छे कार्य किए हैं तो फिर वो अगले साल जो कि इलेक्ट किए जाते हैं। कैंडिडेट्स हु आर नोन दर हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोटर्स एंड दोज विद नोन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लूज इलेक्शंस। अब देखिए ऐसे कैंडिडेट्स इंडिया में होते हैं जो कि मान लो कि अपने वोट को खरीद रहे हैं, पूरे लोगों के वोटों को खरीद रहे हैं पैसे के द्वारा या फिर कोई क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में जो कि वो क्रिमिनल हैं और जो कि अपने क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को जो कि का यूज़ करके वो इलेक्शंस जीत सकते हैं। तो ऐसा नहीं होता है। मोस्टली ऐसे लोग जो हैं इलेक्शंस में हार जाते हैं। Barring very few disputed election, the electoral outcomes are usually accepted as people's verdicts by defeated party. अब देखिए ऐसा भी होता है कि जो पार्टी हारती है उसको जो लोग होते हैं उसको एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ इनकी ऐसी कुछ चीज़ें रही होंगी जिसकी वजह से इलेक्शन जो है वो पार्टी हारी हुई है। तो देखिए ये सारी चीज़ें जो हैं वो ये हमें बताती हैं कि हमारे इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो फ्री एंड फेयर होते हैं और उसका जो भी रिज़ल्ट आता है, जो भी आउटकम होता है, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी होती है या फिर वो अपोजिशन पार्टी लूजिंग पार्टी होती है। चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। देखते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शंस में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। तो देखो ऑल दिस लीड्स टू अ सिंपल कंक्लूजन। तो अब इन सारी चीज़ों से हम एक सिंपल कंक्लूजन पर क्या निकलता है कि जो कि इलेक्शंस इन इंडिया आर बेसिकली फ्री एंड फेयर, कि इलेक्शंस जो होते हैं इंडिया में एक तरीके से फ्री एंड फेयर वे में ही करवाए जाते हैं। ये पूरा चैप्टर आपने पढ़ा होगा तो समझा होगा कि इंडिया में जितने भी इलेक्शंस होते हैं वो एकदम फ्री एंड फेयर वे में होते हैं, यानी कि किसी प्रकार की धांधली अगर हम कहें तो उसमें नहीं होती है। द पार्टी दैट विन्स एन इलेक्शन and form government does so because people have chosen it over its rivals। तो जो पार्टी विन करती है इलेक्शन में, जो गवर्नमेंट में आती है वो इसलिए गवर्नमेंट उसकी बनती है क्योंकि उसको उसके प्रतिद्वंदियों को हरा करके जो कि सिटीजन्स ने उसको चुना हुआ होता है। दिस में नॉट बी ट्रू फॉर एवरी कॉन्स्टिट्यूएंसी। और ऐसा नहीं होता है कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा हो कि जो कि सिर्फ और सिर्फ जनता के उसकी वजह से जो कि वो पार्टी में आई है। कभी कभी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में ऐसा भी होता है कि वो वो कैंडिडेट के पावर्स की वजह से भी होता है, बट ऐसा सारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में और एक स्टेट लेवल नेशनल लेवल पर अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है। A few candidates may win purely on the basis of money, power and unfair means, but the overall verdicts of a general election still reflects popular performance। तो देखिए कह सकते हो कि बहुत ही ऐसे few candidates होते हैं जो कि विन करते हैं इलेक्शन को अपनी पावर के बेस पे या फिर अनफेयर कुछ चीज़ें यूज़ करके, लेकिन ऐसा जो कि हम कह सकते हैं कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में अगर बात करें, पूरे जनरल इलेक्शन की बात करें तो ऐसा नहीं होता है। देयर आर वेरी फ्यू एक्सेप्शंस टू दिस रूल in the last 60 years in our country। this is what makes election
इंडियन इलेक्शंस डेमोक्रेटिक। तो देखिए ऐसा जो है कि हमको पूरे 60 ईयर्स में ऐसा एग्जाम्पल नहीं मिला देखने को। अगर हम बात करें कि इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो अगर पूरे सेंट्रल लेवल पर जो इलेक्शंस हो रहा है, ओवरऑल इलेक्शन जो हो रहा है उसमें जो कि पूरे वोटर्स को खरीद करके या फिर किसी मनी के द्वारा या पावर के द्वारा इलेक्शंस को जीता जाए, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इंडिया, यही चीज़ें जो हैं इंडिया में वो इंडियन इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक इलेक्शंस बनाती हैं। येट द पिक्चर लुक डिफरेंट इफ़ वी आस्क डीपर क्वेश्चंस। अगर अच्छा ये जो तस्वीरें हमको ये अलग दिख सकती हैं अगर हम एक डीपर क्वेश्चन जो कि उठाएं कि पीपल्स प्रेफरेंस बेस्ड ऑन रियल नॉलेज। क्या जो ये जो जिनको हम अपना चुनते हैं, गवर्नमेंट बनाते हैं, क्या वो उनके पास रियल नॉलेज होती है या फिर उनके रियल नॉलेज के बेस पर हम उनको ये कि अब चुनते हैं। आर द वोटर्स गेटिंग अ रियल चॉइस। क्या हमारे पास जो है ये रियल चॉइस होती है कि हम किसी और को अपना जो है कि नेता चुन सकें, या फिर जो कैंडिडेट्स उठे हैं बस हमको उन्हीं में से चुनना है। इज़ इलेक्शन रियली लेवल प्लेइंग फील्ड फॉर एवरीवन। क्या ये जो इलेक्शंस होते हैं क्या वो सच में एक लेवल जो पे करवाए जाते हैं? क्या सबको जो है इक्वल जो है कि लेवल प्राप्त होता है और इक्वल जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं? कैन एन ऑर्डिनरी सिटीजन होप टू विन इलेक्शन। क्या एक ऑर्डिनरी सिटीजन है वो भी इलेक्शन जीत सकता है? वो ये होप कर सकता है कि क्या वो इलेक्शन को जीत सकता है? तो ये सारी चीज़ें कुछ ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमको ये बताते हैं कि इलेक्शंस, अगर हम इसके बारे में बहुत डीप सोचें और इसके बारे में विचार करें तो हमें ये पता चल सकता है कि इंडिया में इलेक्शन जो है वो किस प्रकार से चैलेंजेस कौन कौन से चैलेंजेस हैं इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस को करवाने के लिए। तो क्वेश्चंस ऑफ दिस काइंड ब्रिंग द मेनी लिमिटेशन एंड चैलेंजेस ऑफ इंडियन इलेक्शन टू आवर अटेंशन। दीज इंक्लूड। तो देखिए ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे जो कि चैलेंजेस लाते हैं इंडियन इलेक्शंस में कि हमारे जो ये कौन कौन सी चीज़ें अब देखिए ये दी हुई हैं। तो सबसे पहले देखिए क्या क्या चीज़ें हैं। तो उसमें है कैंडिडेट एंड पार्टीज विद अ लॉट ऑफ मनी मे नॉट बी श्योर ऑफ देयर विक्ट्री बट दे टू एंजॉय अ बिग एंड अनफेयर एडवांटेज ओवर स्मॉलर पार्टीज एंड इंडिपेंडेंट्स। तो देखिए जो कैंडिडेट्स होते हैं, कोई भी पार्टीज होती है, अगर उसके पास बहुत ज़्यादा मनी है, उसके पास बहुत ज़्यादा पावर है, तो वो श्योर होता है। जो कैंडिडेट पावरफुल होता है, जिसके पास बहुत ज़्यादा मनी होती है, वो एकदम श्योर होता है कि वो जो है इलेक्शंस को जीतेगा और जो है ये उसके लिए एक तरीके से एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। बट ये ये अनफेयर एडवांटेज भी होता है, जबकि जो स्मॉलर पार्टीज़ होती हैं, जो इंडिपेंडेंट पार्टीज़ होती हैं, उनके पास ये एडवांटेज नहीं होता है। इन सम पार्ट्स ऑफ द कंट्री कैंडिडेट्स विद क्रिमिनल कनेक्शन have been able to push other out of the electoral race एंड द सिक्योर अ टिकट फ्रॉम मेजर पार्टीज़। अब देखिए कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं हमारी कंट्री में जहाँ पर कि कैंडिडेट्स होते हैं वो अपने क्रिमिनल कनेक्शन के द्वारा जो है जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं वो उनको इलेक्ट्रल रेस से वो बाहर भी कर सकते हैं और वो पार्टी टिकट को वो ले लेते हैं और वो इलेक्शंस लड़ते हैं, जिससे कि जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स होते हैं वो उन इलेक्शंस को नहीं जी की टिकट वो नहीं प्राप्त कर पाते हैं। सम फैमिलीज टेंड टू डोमिनेट पॉलिटिकल पार्टीज। टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव्स फ्रॉम दीज फैमिलीज़। अब देखिए कुछ ऐसी फैमिलीज़ होती हैं, कुछ ऐसी पार्टी होती है जिनमें सिर्फ उनकी फैमिली ही जो है कि रूल करती है, उनकी फैमिली को ही सिर्फ और सिर्फ जो है टिकट्स मिलते हैं, अदरवाइज़ वो किसी और को टिकट नहीं देते हैं। उनकी पार्टी का कोई मेंबर है तभी वो इलेक्शन लड़ सकता है, अदरवाइज़ उनकी कुछ ऐसी पार्टी होती हैं जो सिर्फ फैमिली पॉलिटिकल पार्टीज ऐसी होती हैं जो कि फैमिली पार्टी होती हैं, यानी कि उनकी फैमिली मेंबर ही है वही वो इलेक्शन लड़ सकता है, वो उसी को टिकट देते हैं सिर्फ। Very often election offer little choice of ordinary citizens, for both the major parties are quite similar to each other both in policies and practices। तो देखिए कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स होते हैं उनके पास ये एक बहुत ही बिल्कुल कोई चॉइस ही नहीं होती है कि वो बिल्कुल इलेक्शंस को वो उन पावरफुल जो पार्टीज़ हैं उनके साथ वो compete कर सकें। स्मॉलर पार्टीज़ एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स सफ़र अ ह्यूज डिसएडवांटेज कंपेयर टू बिगर पार्टीज़। अब ये जो स्मॉलर पार्टीज़ होती हैं, जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स होते हैं, वो इन ह्यूज डिसएडवांटेज से वो जो कि कंपेयर ही नहीं कर पाते हैं, जो बिगर पार्टीज़ होती हैं वो उनसे compete ही नहीं कर पाते हैं और वो इलेक्शन को लूज़ कर जाते हैं।
तो देखिए दिस चैलेंजेस एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन इंडिया बट ऑल्सो इन मेनी इस्टेब्लिश्ड डेमोक्रेसीज। तो देखिए ये जो इस तरीके के जो चैलेंजेस हैं वो सिर्फ इंडिया में ही नहीं है, वो जितनी भी डेमोक्रेसीज जो इलेक्शंस जहाँ पर होते हैं उन सब जगहों पर ये सारी चीज़ें होती हैं, ये सारी परेशानियाँ जो हैं वहाँ पर भी देखने को मिलती हैं। दिस डीपर इश्यूज आर अ मैटर ऑफ कंसर्न फॉर दोज हु बिलीव इन डेमोक्रेसी। अब ये बहुत ही डीपर इश्यूज़ हैं बहुत ही ऐसे मैटर्स जिस पर कि कंसर्न करने की आवश्यकता है कि क्या जो है हम डेमोक्रेसी में बिलीव कर सकते हैं, क्या एक ऐसी डेमोक्रेसी बना सकते हैं जिनमें ये सारी चीज़ें ना हों। That is why citizens, social activists, and organizations have been demanding reform in our इलेक्ट्रल सिस्टम। अब देखिए इसीलिए जो सिटीजन्स हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं और ये जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो जो है कि ये हमेशा डिमांड कर रहे हैं कि हमारे इलेक्ट्रल सिस्टम में कुछ रिफॉर्म्स, कुछ सुधार जो हैं वो किए जाएं। कैन यू थिंक ऑफ सम रिफॉर्म्स? क्या आप सोच सकते हो कि कुछ ऐसे सुधार जो इंडियन इलेक्शंस में करवाने चाहिए कि हाँ ये चीज़ें ऐसे होती तो हमारा इलेक्शन जो है और ज़्यादा फ्री एंड फेयर होता। व्हाट कैन ऑफ एन ऑर्डिनरी सिटीजन डू टू फेस दीज चैलेंजेस? और जो ऑर्डिनरी सिटीज़न जो हैं वो इन चैलेंजेस को किस प्रकार से फेस कर सकता है, क्या ये चैलेंजेस जो हैं किस तरीके से मतलब कि उनको न फेस करने पड़े, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे आपके लिए सोचने की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म हो गया है। यहाँ पे जो है कुछ जो है ग्लॉसरी दी हुई जिसको आप पढ़ सकते हो और आई होप कि आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। क्वेश्चन आंसर्स मैं करवा दूँगी आपको। थैंक यू।